हेलो एंड वेलकम टू अमृत अमृत क्लासेस से मैं अतुल आप सबका स्वागत कर रहा हूं। लेखपाल यूपीएसआई 2021 और उत्तर प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए मैथ स्पेशल 16 अक्टूबर 2020 से नया बैच आ रहा है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज लेटेस्ट बैच है। बेसिक टू हीरो बैच है। पहले बेसिक्स, उसके बाद शॉर्टकट्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन मेथड पूरी तरीके से हिंदी भाषा में होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, अन्य जिस किसी भी परीक्षा में गणित के सवाल आते हैं, यहाँ तक कि पीसीएस में भी कुछ सवाल अगर देखे गए होंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा। पर्याप्त अभ्यास इन सवालों को करके आप सीधी परीक्षा में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो किसी और भी किताब से प्रयास तक ना करें, अभ्यास भी ना करें, तो भी आप सीधे परीक्षा में बैठ सकते हैं। टारगेट ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, बल्कि टारगेट होगा 4 महीने 5 महीने, और हर एक पूरे चैप्टर्स को, पूरे अर्थमेटिक और एडवांस को, पूरे को ब्लॉक्स में बांटकर उनके टारगेट्स हम सेट करेंगे। इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप गणित में पूरे 100% मार्क्स ला सकते हो। इस पूरे कोर्स में 100 प्लस वीडियोज और तकरीबन 4 से 5 महीने का समय लगेगा। ये बिल्कुल पूरी तरह पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी। 16 अक्टूबर 10 बजे सुबह पहला डेमो इसका आएगा, और आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि आप इस कोर्स का पूरा लाभ उठाएं, पूरी तरीके से इसको देखें और किसी भी अन्य पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग के ऐसे सवाल जो मुझे एनटीपीसी में ऐसे लगे जो बेहतर से बेहतर सवाल हैं, और उस तरीके के अन्य सवाल आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, जो कि 15 दिसंबर से ये परीक्षा प्रस्तावित है एनटीपीसी की। उस परीक्षा में ये सवाल आ सकते हैं। इसमें का आज का पहला सवाल है, ये एक टेबल दिया गया है जिसमें अमर, बाबू, शेरा, दिया, इनके द्वारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में लगाए गए ऑप्शंस के ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे कि अमर ने पहले ऑप्शन के लिए दूसरा विकल्प चुना, दूसरे क्वेश्चन के लिए चौथा विकल्प चुना, तीसरे क्वेश्चन के लिए तीसरा विकल्प चुना, इस तरीके से अन्य। हमारे लिए शर्तें एक एक पढ़ते जाएंगे और मैं भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ। कुल मिला के हमें ये पता करना है कि किस ऑप्शन का कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए हमें प्रश्न में दी गई शर्तों को पढ़ना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को स्वयं से लगाने का प्रयास करें। बाकी आगे तो मैं बताने ही वाला हूं, तो एक बार स्वयं से प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह के सवाल आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। हमारी पहली शर्त है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे, यानी कि बाबू ने जिन विकल्पों को चुना है वो सारे के सारे उत्तर गलत हैं। कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2, ये सारे विकल्प सही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन सारे विकल्पों को बाबू ने चुना है और बाबू का कोई भी आंसर सही नहीं है। तो फिर दूसरी लाइन पढ़ो। अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत हैं। अमर ने जिन विकल्पों को चुना है, यानी कि पहले क्वेश्चन के लिए अमर ने दूसरे विकल्प को चुना है, यानी कि दूसरा विकल्प तो पहले क्वेश्चन का नहीं हो सकता और दूसरे क्वेश्चन का चौथा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों को अमर ने चुना है और शर्त के हिसाब से अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, यानी कि ये 2 भी सही नहीं हो सकते। इस तरीके से आपको छांटना होगा, ठीक है। फिर देखो, आप याद रखो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला विकल्प और दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा चौथा विकल्प नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। आगे पढ़ो। दिया के 2 उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया ने जिन विकल्पों को चुना है उनमें से उसके 2 विकल्प सही हैं, लेकिन चौथा सही नहीं है। चौथा मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये उन्होंने पहले ही कह रखा है, ठीक है। इतनी बातें आपको मिल गई। अब एक बात फिर से याद रखो, क्या कि दिया के
दिया के दो उत्तर सही हैं। कौन कौन से? चौथा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा 3 विकल्प दिया के बचते हैं, 3, 4, 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 3 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शंस आपके पास बचते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नहीं हो सकता, यानी कि अमर के जो दूसरा जवाब गलत था, वही जवाब दिया ने भी क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है। आप पढ़ रहे हैं ना कि अमर के पहले 2 जवाब गलत थे। तो अमर के पहले 2 जवाब में अमर ने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चौथा विकल्प चुना था, और वही विकल्प दिया ने भी चुन लिया। दिया के 2 उत्तर गलत हो चुके हैं, एक चौथा और एक अंतिम। शर्त के हिसाब से दिया के 2 उत्तर सही होने चाहिए थे, और उन 2 उत्तरों में पहला उत्तर 3 और तीसरे क्वेश्चन का आंसर 1, ये 2 सही होंगे। ये शर्त के हिसाब से है, ठीक है। अब बाकी का देखो। फिर कहता है कि अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। 2 ही प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका अमर ने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दिया है, जो कि गलत है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले और तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, जो कि दिया के शर्तों के साथ हमने पता किया कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। अमर के पास अब 2 ही ऑप्शंस हैं, जिनमें से उसका एक ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 4। शर्त के हिसाब से अमर के पहले 2 जवाब गलत थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अमर का सही नहीं हो सकता, यानी कि अमर का सही होगा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प 3 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है? 3। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, इसको 1-2 बार रिपीट करके सुनिएगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। शेरा का भी एक उत्तर सही है, जो कि एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही प्रश्न बचता है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का शेरा ने लगाया है दूसरा ऑप्शन। शेरा ने लगाया है दूसरा ऑप्शन। इस तरह हमने पता किया कि अमर, बाबू, शेरा और दिया ने जिन जवाबों को दिया था वो गलत थे या सही थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के कौन कौन से विकल्प सही हैं। बहुत आसान सा सवाल है, मैंने तकरीबन 5-6 मिनट इस सवाल को समझाने में लिए हैं। ये सवाल मैं तो बता ही दे रहा हूँ, पर आपसे फिर से कह रहा हूँ कि एक बार खुद से ट्राई करना। ना समझ में आए तो इसको बार बार रिपीट करके देखना, क्योंकि वही चीज़ें मैं फिर से समझाऊंगा तो फिर से वही चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो, हमारे लिए ये सब सही हो गया। अब हमें आंसर्स देने हैं कि किसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प 3 सही है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प 3 सही है, और ये जवाब दिया था क्वेश्चन नंबर 4 के विकल्प 3 को अमर ने, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अमर। इसका आंसर क्या होगा? अमर। इस प्रश्न का आंसर अमर। बहुत ही अच्छा सवाल ये मुझे लगा, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो एक सवाल जो बहुत अच्छा सवाल है, अभी आपको दिखा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते हैं, इसमें एक प्रश्न और पूछा गया था कि दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं। तो दिया के हमने कौन से 2 उत्तर सही किए थे? दिया का पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न सही था। ऐसा विकल्प किसमें है? तीसरा प्रश्न और पहला प्रश्न। ये वाला आंसर। दिया के कौन से 2 उत्तर सही है? पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, ये वेन डायग्राम का सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 लोग तमिल बोल सकते हैं और 30 लोग तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। मैं आपसे एक बार बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि एनटीपीसी ग्रुप डी के किसी भी ऐसे एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा जिसमें वेन डायग्राम से 3 सवाल ना आए। 3 से 4 सवाल वेन डायग्राम के निश्चित हैं,
जिसमें से 3 सवाल या 2 सवाल इस तरह के आएंगे, 1-2 सवाल अन्य तरह के जो वेन डायग्राम होते हैं, रिलेशंस जिसमें बनाना होता है उसमें आएंगे। अगर हमें ये पता करना हो कि दोनों भाषाओं बोलने वाले लोगों की संख्या, दोनों भाषा बोलने वाले, मैं इसको वेन डायग्राम से ही समझाऊंगा, तो हम अलग अलग को जोड़ लेते हैं 28 + 30 और कुल छात्रों की संख्या में से घटा देते हैं। 28, 30, 58 और 58 में से 40 घटाओगे तो 18। दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या है 18। अब देखो वेन डायग्राम है, 2 भाषाओं के वेन डायग्राम आपको बनाने हैं। ये है तमिल भाषा का और ये है तेलुगु भाषा का। ठीक है, ये किसका है? ये तमिल का है और ये तेलुगु का है। दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 18 है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पर 18 ऐसे लोग हैं। तमिल बोलने वाले 28 लोग हैं, यानी कि अगर 10 हम बढ़ा दें तो 18 10 28 हो जाएंगे। तेलुगु बोलने वाले 30 लोग हैं, यानी कि 12 बढ़ा दें तो तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या 30 हो जाएगी। इस तरह ये वेन डायग्राम बनाया गया। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, सिर्फ वेन डायग्राम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, बल्कि और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वेन डायग्राम से समझना आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। अब हमने जैसे ही इस वेन डायग्राम को कंप्लीट किया, जिसमें हमें ये पता है कि दोनों भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, केवल तेलुगु बोलने वाले कितने लोग हैं और केवल तमिल बोलने वाले भी कितने लोग हैं हमें मालूम है। ये 10 ऐसे लोग हैं जो तमिल वाले सर्कल में तो हैं लेकिन तेलुगु वाले सर्कल में नहीं हैं। इसका मतलब ये केवल और केवल तमिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही? इस सर्कल में 12 ऐसे लोग हैं जो इस सर्कल तेलुगु वाले सर्कल में तो हैं लेकिन वो तमिल के सर्कल में नहीं हैं। अगर हम पहले ही प्रश्न की बात करें, जो छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं, तो भैया केवल तेलुगु यानी कि ऐसे व्यक्ति जो केवल तेलुगु के सर्कल में हों, यानी कि तमिल के सर्कल में वो किसी भी तरह की एंट्री उनकी ना हो। तो ऐसे कितने लोग हैं भैया? 12 लोग। 12 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल तेलुगु बोल सकते हैं। ये आपको वेन डायग्राम से एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा। ठीक है, वो तेलुगु के सर्कल में तो हों लेकिन वो तमिल के सर्कल में ना हो। ये 18 ऐसे लोग हैं जो तेलुगु तमिल दोनों सर्कलों में हैं। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें। अगले प्रश्न, जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया, सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ 1 सेकंड, वेन डायग्राम देखा, सवाल का आंसर है 18, क्वेश्चन का आंसर दिया, आगे बढ़े। आसान सवाल है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ 3 से 4 सवाल दोनों ही परीक्षाओं, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाएंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। इसमें कहता है कि यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह के हों, 1 से 12 आयु समूह के 2/3, यानी कि अगर कुल 3 बच्चे थे तो उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 12 वर्ष आयु समूह के हैं। 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष आयु समूह के हैं। 1/2 का मतलब 3 का 1/2, यानी कि 1.5 ये किस समूह के हैं? 1 से 8 वर्ष आयु समूह के हैं। हमसे पूछता है कि 9 से 12 वर्ष आयु समूह के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को लगाने के आप हजारों तरीके निकाल सकते हो, बता सकते हो और लगा भी सकते हो, लेकिन सबसे फास्ट और बेहतरीन मेथड मुझे क्या लगता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुल 3 ही बच्चों की संख्या कुल 3 ही थी, जिसमें से 2 ऐसे बच्चे थे जो 1 से 12 आयु समूह के थे और 1.5 ऐसे बच्चे थे जो 1 से 8 आयु समूह के हैं। हमें उत्तर रियल में नहीं बल्कि अनुपात में ही देना है। हमको 9 से 12 का पूछ रहा है। किसका? 9 से 12 वर्ष का। ठीक है, देखो 2 तरीके हैं। 1 से 12 में ही 9 से 12 आता है। 1 से 12 में 1 से 8 रहा होगा, फिर 9 से 12 रहा होगा, यानी कि इस 1 से 12 में अगर
हम 1 से 8 को घटा दें तो हमें 9 से 12 मिल जाएगा। समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूं कि 1 से 12 वर्ष आयु समूह के बच्चों में से अगर मैं 1 से 8, 1 मिनट, 1 से 8 वर्ष आयु समूह के बच्चों की संख्या को घटा दूं तो हमें मिल जाएगा 9 से 12। आप बात को समझ रहे हैं कि 1 से 12 में दो तरीके के बच्चे हैं। पहले तो जो 1 से 8, फिर 9 से 12। कुछ कुछ की उम्र 1 से 8 के बीच में होगी, बाकी बच्चों की उम्र 9 से 12 के बीच में होगी। पूरे में से 1 से 12 ये इसी तरह है, समझो कि 1 से 12 तक गया है और ये 1 से 8 तक है। तो इस पूरे के पूरे 1 से 12 में से अगर मैं इस पूरे हिस्से को घटा दूं तो मुझे 9 से 12 मिल जाएगा। यानी कि अगर 2 में से मैं 1.5 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 0.5। ये पूछ रहा कि बच्चों का भाग क्या होगा, तो कुल बच्चे हमने कितने लिए थे? 0.5/3, क्योंकि हमने कुल बच्चों की संख्या कितनी मानी थी? 3 मानी थी। तो 0.5/3 जो होगा ये 5/30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। इस सवाल को लगाने के आप कई सारे तरीके निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम से आप निकालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप नॉर्मल मेथड से लगाओ और जल्दी से जल्दी इसको कॉमन सेंस के थ्रू लगा लो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके बाद एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। अगर हम एक खिलाड़ी का सर्कल बनाएं और एक मजबूत लोगों का सर्कल बनाएं और हम कहें कि ये क्या हैं? ये खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, का मतलब है कि इस तरह का उनका सर्कल बनेगा। सभी सशक्त लोग लंबे हैं। ये अलग बात है, ठीक है, ये इनसे मिलती जुलती कोई बात नहीं है। जो सशक्त लोग होते हैं वो लंबे हैं, ये सशक्त लोग हैं, सशक्त लोग हैं और ये सारे सशक्त लोग लंबे लोग हैं। फिर अजीत सशक्त है, यानी कि अजीत इसी सर्कल में है, सशक्त लोगों के सर्कल में है। ये कौन है? अजीत है। जिन लोगों ने वेन डायग्राम को नहीं पढ़ा या फिर जिन्होंने सिलोजिज्म नया निगमा को नहीं पढ़ा है, वो मेरे चैनल पर जाकर ऐसे मैंने कई सारी वीडियोज अपलोड की हैं जिनमें इन तरीकों को आप समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम को बनाते कैसे हैं। ये 3 बातें हमें कह रखी है कि अजीत सशक्त है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं और सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। ये मजबूत लोगों का सर्कल है जिसमें सारे खिलाड़ी आए हैं। ये ऐसा है, पूरा का पूरा है ये, ठीक है। अब देखो, पहला अजीत एक खिलाड़ी है, तो देखो ये जो एक सर्कल है और ये जो एक सर्कल है, इन दोनों में कहीं से भी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कि अजीत एक खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि अजीत सशक्त है और सशक्त लोग लंबे होते हैं। अजीत खिलाड़ी है, ये बात कहीं पर भी कही नहीं गई है। अजीत लंबा है, बिल्कुल। अजीत का सर्कल सशक्त के अंदर है, सशक्त का सर्कल पूरा लंबे के अंदर है, यानी कि अजीत का सर्कल किसके अंदर है? लंबे के अंदर। तो अजीत क्या है? लंबा है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है? बिल्कुल नहीं। जब अजीत खिलाड़ी ही नहीं है तो लंबा खिलाड़ी कैसे होगा? अजीत लंबा तो है, लेकिन अजीत लंबा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि अजीत के खिलाड़ी होने का कोई संबंध, कोई कनेक्शन हमें इनके कथनों से नहीं मिलता। कथन के सिवा आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो कथन है वही परम सत्य है आपके लिए, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तीसरा तो गलत हो गया ना, जब लंबा ही नहीं है तो खिलाड़ी क्या है? और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ये गलत है, क्योंकि हमने दूसरा निष्कर्ष निकाला है कि अजीत लंबा है। ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपके कॉमन सेंस, आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो आई होप आपको अपनी बुद्धिमत्ता प्रूव करने के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है कि आप इन चीज़ों को ऐसे समझ लें। अगर अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियोज़ मैंने कुछ अपलोड की हैं, सिलोजिज्म की, वेन डायग्राम की, बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं मेरी, 1-2 साल पहले की वीडियोज़ हैं, जिनको आप देख सकते हैं। देखो, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस, टी व यू एक परिवार है, ठीक है। पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। तो ये सब बनाने का जो तरीका है उसी हिसाब से मैं बनाता जाता हूँ। विवाहित जोड़े के लिए डबल लाइन, दोनों के जेंडर्स मुझे नहीं मालूम है तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। पी की लड़की एस है, नीचे के जनरेशन के लिए एक खड़ी लाइन, और पी की लड़की है क्या? एस है, ठीक है। आर का पुत्र क्यों है? देखो, जो पी का पुत्र है वही आर का पुत्र है। अब पी की लड़की यस है, यानी कि यस क्या है? फीमेल है। आर का पुत्र क्यों है?
क्यों क्या है? इसका पुत्र है, किसका? आर का। आर का पुत्र है मतलब वो पी का भी पुत्र है, क्योंकि दोनों के दोनों लोग पति पत्नी हैं। अब मम्मी का बेटा पापा का बेटा दोनों अलग थोड़ी होंगे, दोनों एक ही होंगे। तो आर का पुत्र है कौन? आर का पुत्र है क्यों। ठीक है, इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो, लेकिन क्यों की माता आर नहीं है। अगर आर माता नहीं है तो आर है क्या? पिता। फिर पी क्या है? माता। यहाँ से हमें दोनों के जेंडर पता चल गए। आर का भाई टी है, ठीक है, भाई के लिए हमने टी लिख दिया। एस यू का भाई है, यू का भाई है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है, यू एस का भाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यस क्या है? यस एक लड़की है। उसने पहले ही कहा था कि पी की लड़की एस है। ठीक है, ये बात उसने कही है। तो एस यू का भाई नहीं बल्कि यू एस का भाई है। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? तो कितने सदस्य पुरुष आपको दिख रहे हैं कि जितने प्लस वाले हैं सबको काउंट कर लो। 1 2 3 4। कितने सदस्य पुरुष हैं? 4। सवाल में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक यहाँ इस लाइन में लग रही है, जो कि हो भी सकती है या फिर कोई प्रिंटिंग एरर हो। तो इस तरीके से हमने रीजनिंग के ऐसे सवाल किए जो बवाल मचा सकते हैं। ठीक है, ये लेखपाल यूपीएससी और उत्तर प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए मैथ्स का फ्री बैच है। टोटली यूट्यूब पर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, हिंदी भाषा में प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ वीडियोस को देखने के बाद सीधे एग्जाम में बैठ सकते हैं बिना किसी अभ्यास के। टारगेट ओरिएंटेड है, 100+ क्लासेस हैं, 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। इस बैच को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। 10 AM 16 अक्टूबर को उस क्लास का पहला डेमो अपलोड किया जाएगा।